इस वीडियो में हम लोग डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के गणित प्रश्न पत्र जो कि वर्ष 2020 में डीएलएड 2018 बैच के समय दिनांक 10 नवंबर 2020 को पूछा गया था उसका संपूर्ण हल देखने जा रहे हैं। यदि आप चतुर्थ सेमेस्टर के अन्य सब्जेक्ट्स के पेपर के हल साथ ही गणित के आप संपूर्ण पाठ्यक्रम को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें। वस्तुनिष्ठ में पहला प्रश्न पूछा गया था, यदि cos a बराबर 0 हो तो a का मान क्या होगा। जैसा कि आपको ज्ञात होगा cos 90 अंश का मान 0 होता है और प्रश्न में आपको cos a बराबर 0 दिया गया है। जब दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आपको 90 डिग्री प्राप्त हो जाएगी, यानी कि पहले का ऑप्शन नंबर 2 90 अंश सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आंकड़े 5 7 9 8 7 9 7 7 5 3 5 का बहुलक क्या होगा। तो आपको ज्ञात होगा कि किसी भी श्रृंखला में जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है, यानी जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है, वहीं उस आंकड़े का बहुलक कहा जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे 7 को देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर इस श्रृंखला में 7 4 बार रिपीट हुआ है, यानी कि इसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दूसरे का ऑप्शन नंबर 1 7 इसका बहुलक होगा। अगला प्रश्न है, अंडर रूट बी बाई ए मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट सी बाई बी मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ए बाई सी का मान क्या होगा। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि अगर करणी में कोई यहाँ पर पावर नहीं लिखी रहती है, इसका मतलब ये वर्गमूल है, तीनों वर्गमूल हैं। और जब करणी का ये रूल होता है कि जब तीनों की घात समान हो तो हम तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि b बटे ए गुड़े c बटे बी गुड़े a बटे सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ c से c कट जाएगा, a से ये a कट जाएगा और b से b ये कट जाएगा। बचेगा क्या, आपका अंडर रूट 1 जिसकी वैल्यू आपको 1 प्राप्त हो जाएगी, यानी तीसरे का ऑप्शन नंबर 3 1 सही उत्तर होगा। चौथा प्रश्न था, एक वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर है, परिधि ज्ञात करिए। जैसा कि आपको ज्ञात होगा वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2 पाई इंटू आर। यहाँ पर अगर हम लोग इसको व्यवस्थित करें तो इसको लिख सकते हैं 2r इंटू पाई। ठीक है, आर को मैंने पहले कर दिया और पाई को इधर कर दिया, क्योंकि दोनों में गुणा है तो हम आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 2r को हम लोग क्या कह सकते हैं, यही तो व्यास होता है, क्योंकि त्रिज्या में अगर 2 से गुणा कर दे तो वो व्यास बन जाता है। अब देखिए आपको प्रश्न में दिया गया एक वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर है, यानी 2r की जगह हम लोग कितना रख सकते हैं 12, और यहाँ पर पाई पहले से है तो इसका परिधि क्या हो जाएगा 12 पाई। आपको ऑप्शन नंबर 1 में 12 पाई सेंटीमीटर दिया गया, जो कि सही उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न है, समांतर समचतुर्भुज के अंतः कोणों का योग होता है। तो सिर्फ समांतर समचतुर्भुज ही नहीं, किसी भी प्रकार का चतुर्भुज हो उसके सभी अंतः कोणों का जो योग होता है वह 360 अंश के बराबर होता है, 360 अंश। और यहाँ पर प्रश्न में आप देखेंगे सभी समकोण की बात की जा रही है, यानी कि एक समकोण में कितने अंश का कोण होता है 90 अंश का। इसके जब आप भाग देंगे तो ये 4 बार में जाएगा, यानी कि एक चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा 4 समकोण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 4 समकोण सही उत्तर हो जाएगा। छठा प्रश्न था, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आने की संभावना ज्ञात करिए। अब देखिए दो सिक्के हम लोग उछालते हैं एक साथ तो क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं। पहले सिक्के पर अगर हेड आ जाए और दूसरे पर भी हेड आ जाए। ठीक है, दूसरी संभावना ये हो सकती है कि पहले सिक्के पर हेड आ जाए दूसरे पर टेल आ जाए। तीसरी ये हो सकती है कि पहले पर टेल आ जाए दूसरे पर हेड आ जाए, और चौथी ये हो सकती है कि दोनों पर टेल आ जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न में आपसे पूछ रहा था कि दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आने की क्या संभावना होगी। अब शीर्ष केवल यही वाली संभावना हो रही है जिसमें दोनों पर एक साथ हेड आ रहा है। अब प्रश्न में संभावना की बात की गई है, यानी कि प्रोबेबिलिटी, और प्रायिकता का सूत्र ये होता है P = घटना के घटित होने की संख्या बटे कुल घटनाएं। घटना के घटित होने की संख्या कितनी है, एक ही तो हो रही है जो उभयनिष्ठ है, यानी कि जिसके बारे में बात की जा रही है। दोनों पर शीर्ष कब आ रहा है, सिर्फ एक ही बार आ रहा है, तो ऊपर हो जाएगा 1, और कुल घटनाएं कितनी हो रही हैं 1 2 3 4, तो नीचे हो जाएगा 4, यानी कि प्रायिकता यानी संभावना आपकी कितनी उत्तर हो जाएगी 1/4। सातवां प्रश्न पूछा गया था, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात करो। सबसे पहले एक चित्र बना लेते हैं ताकि चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाए। यहाँ पर देखिए ये बेलन हो गया, और प्रश्न में दिया गया है कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल, यानी कि ये जो पूरा एरिया है इसको दिया गया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और आगे देखिए यदि बेलन की ऊंचाई, यानी कि ये हाइट की बात की जा रही है, हाइट जो है वह आपको 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो बेलन का आयतन पूछ रहा है। अब देखिए बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई r² × h। ठीक है, यहाँ पर जो
आर होता है यह इस वृत्त की त्रिज्या होती है। और जैसा कि आपको ज्ञात होगा किसी वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह पाई इंटू आर स्क्वायर होता है। यानी कि ये वाला जो पूरा पार्ट हो रहा है पाई आर स्क्वायर, वह बेलन के नीचे जो वृत्त बन रहा है उसका क्षेत्रफल दिया गया है, ठीक है, और उसमें हाइट से गुणा किया गया है। अब यहाँ पर प्रश्न में पहले से ही आपको आधार का क्षेत्रफल यानी कि इस वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया गया है। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपको 100 सेंटीमीटर पहले दी गई है, सिर्फ आपको इसमें एच से मल्टीप्लाई कर देना है। तो पाई आर स्क्वायर की जगह मैं कितना रख दूंगा, 100 रख दूंगा, गुणे एच की वैल्यू आपको 10 दी गई है, यानी इसका उत्तर आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब इस बेलन का आयतन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 को हल करो। ये एक द्विघात समीकरण है, यानी इसके दो मूल आपको प्राप्त होंगे। चलिए इसको हल करते हैं। प्रश्न दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर नियम ये होता है कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसको a बोलते हैं, और जो संख्या होती है जिसमें किसी भी चर का गुणा नहीं होता है उसे हम लोग c से डिनोट करते हैं। तो a और c का गुणा कर देते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का कोई भी गुणांक नहीं है यानी कि 1 है, और c की वैल्यू 10 दी गई है, यानी 1 गुणे 10 बराबर 10। अब 10 को हम लोग इस प्रकार से तोड़ेंगे कि उसको जोड़ने या फिर घटाने पर 7 प्राप्त होना चाहिए और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए। देखिए अगर मैं 5 में 2 जोड़ दूं तो 7 हो जाएगा, और 5 गुणे 2 कर दूं तो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 2 इंटू एक्स पहले से है प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए एक्स का दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर x हम लोग कॉमन ले लें तो ये बचेगा x प्लस 5 प्लस यहाँ पर 2 कॉमन ले लें तो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखिए x प्लस 5 और x प्लस 5 यहाँ पर दोनों पर है, तो यहाँ पर हम लोग x प्लस 5 कॉमन ले लें तो दूसरे ब्रैकेट में बच जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए अगर ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो या तो ये संख्या 0 होगी या तो ये संख्या 0 होगी। क्यों? क्योंकि बराबर में 0 लिखा हुआ है। अगर पहली संख्या अगर 0 होती है तो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आपको -5 प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी ब्रैकेट वाली संख्या अगर 0 होती है यानी x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आपको -2 प्राप्त हो जाएगी। यानी कि आपसे समीकरण पूछा था हल करने के लिए, तो x की वैल्यू या तो -2 होगी या फिर -5 के बराबर होगी। अगला प्रश्न है एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। यहाँ पर ये प्रश्न गलत तो नहीं है लेकिन ये प्रश्न अपूर्ण है। चलिए देखते हैं कि क्या कुछ इसमें मिस किया गया है। यहाँ पर देखिए पहले बोला है कि एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे की त्रिज्या की 4 गुनी है। अगर मैं मान रहा हूँ कि पहले वृत्त की त्रिज्या अगर r है तो दूसरे की क्या हो जाएगी, दूसरे की त्रिज्या हो जाएगी 4 इंटू आर। क्यों? क्योंकि प्रश्न में आपसे बोला है कि एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है। यहाँ पर प्रश्न में ये नहीं बोला गया कि पहला 4 गुना है या फिर दूसरा 4 गुना है, तो आप अपने अनुसार कुछ भी मान सकते हैं, दोनों कंडीशन सही होगी, ठीक है। आगे बढ़िए, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। यहाँ पर अगर प्रश्न में ये बोलता है कि पहले वृत्त के क्षेत्रफल और दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा, उस कंडीशन में आपकी उत्तर कुछ अलग आएगी। अगर प्रश्न में ये बोले कि दूसरे और पहले के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, उस कंडीशन में आपका उत्तर बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है, सिर्फ ये बोला गया दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। तो इस कंडीशन में कोई कैंडिडेट अगर पहले वृत्त को ऊपर रखता है और दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल को नीचे रखता है, उस कंडीशन में उसका उत्तर बदल जाएगा। और अगर कोई कैंडिडेट दूसरे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को ऊपर रखता है और पहले वाले वृत्त के क्षेत्रफल को नीचे रखता है, उस कंडीशन में अनुपात बदल जाएगा। तो ये जो एग्जामिनर जिन्होंने ये प्रश्न सेट किया है उन्होंने कुछ चीज़ें मिस कर दी हैं, जिसकी वजह से सबका उत्तर अलग अलग आएगा। लेकिन ये प्रश्न अपूर्ण है, इस वजह से सभी कैंडिडेट्स को इसका नंबर दिया जाना चाहिए अगर उन्होंने सही तरीके से इस प्रश्न को हल किया है। देखिए अब जैसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, मैं यहाँ पर पहले वृत्त की क्षेत्रफल और दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात निकाल करके दिखा रहा हूँ। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और नीचे भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब पाई से पाई कट जाएगा। पहले वृत्त के क्षेत्रफल की त्रिज्या r दी गई है और दूसरे की 4r दी गई है। टोटल का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर था, ठीक है। यहाँ पर देखिए r से r कट जाएगा, फिर ये 1/4 का होल स्क्वायर है, यानी कि 1/16 आपका दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात हो जाएगा। अब अगर यहीं कोई कैंडिडेट दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल को ऊपर रखता और पहले वाले को नीचे रखता, उस कंडीशन में आपका उत्तर 16/1 अनुपात आता। दोनों ही उत्तर सही हैं। अब ये पीएनपी पर डिपेंड करेगा कि वह किस उत्तर को मानती है। हालांकि
एग्जामिनर की गलती है इसमें, इस वजह से दोनों कंडीशन को सही मानते हुए पीएनपी को दोनों उत्तरों को सही मानना चाहिए। 10वां प्रश्न पूछा गया था, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, यदि कोण ए बराबर 55 अंश और कोण बी बराबर 60 अंश हो तो कोण सी व डी का मान ज्ञात करो। यहाँ पर पहले फिगर बना लेते हैं ताकि चीज़ें आपको स्पष्ट हो। चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके चारों जो शीर्ष होते हैं वह वृत्त की परिधि पर निर्भर करते हैं, ठीक है, यानी कि उस पर स्थित होते हैं। यहाँ पर देखिए एक चक्रीय चतुर्भुज मैंने बना दिया, ए बी सी और डी, ठीक है। प्रश्न में देखिए क्या बोला जा रहा है, यदि कोण ए बराबर 55 अंश, यानी कि ये 55 अंश आपको दे दिया गया है, कोण बी बराबर यानी कि ये वाला बोल रहा है कि 60 अंश का है, तो कोण सी तथा कोण डी का मान ज्ञात करो। देखिए चक्रीय चतुर्भुज की ये प्रॉपर्टी होती है कि उनके सम्मुख कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है, यानी कि कोण बी और कोण डी का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश। अब देखिए अगर ये 60 अंश हो गया तो ये कितने अंश का हो जाएगा, 120 अंश का। इसी प्रकार से कोण ए और कोण सी के कोणों का योग कितना हो जाएगा, वह 180 अंश के बराबर होगा। अब यहाँ पर कोण ए बराबर आपको 55 अंश दिया गया था, प्रश्न में देखिए कोण ए बराबर 55 अंश दिया गया है, तो कोण सी बराबर कितना अंश हो जाएगा, 180 में से 55 जब आप घटा देंगे तो ये बचेगा 125 अंश। तो प्रश्न में आपसे कोण सी और कोण डी की वैल्यू पूछी थी, कोण सी बराबर 125 अंश और कोण डी बराबर 120 अंश के बराबर होगा। अगला प्रश्न है sin 30 प्लस कॉस 60 प्लस tan 45 का मान ज्ञात करो। यहाँ पर सबकी वैल्यू आपको ज्ञात होगी। sin 30 का मान होता है 1/2, ठीक है, cos 60 का मान भी होता है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू होती है 1। इन तीनों को जब आप जोड़ेंगे तो ये आएगा 2, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा, 2 इसका उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे लघुत्तरीय प्रश्नों की। 12वां प्रश्न पूछा गया था, निम्न समीकरण को हल करो। पहला समीकरण 2x - 3y = 13 और दूसरा समीकरण था 7x - 2y = 20। यहाँ पर देखिए हम लोग का प्रयास ये रहेगा कि किसी एक चर के गुणांक को बराबर कर दे ताकि वो घटाने पर एक दूसरे से कट जाए और जो समीकरण प्राप्त हो वह किसी एक चर में प्राप्त हो। यहाँ पर देखिए अगर पहले समीकरण में मैं 2 से गुणा कर दे रहा हूँ तो यहाँ पर 6y आ जाएगा और दूसरे समीकरण में अगर 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ भी 6y आ जाएगा, यानी कि गुणांक y का दोनों 6 हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग घटा देंगे तो y वाला कट जाएगा। यही करने के प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले समीकरण में हम लोग 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। पहले समीकरण में 2 से गुणा करेंगे तो देखिए पूरे में गुणा होगा तो 2 दूनी 4x हो जाएगा माइनस 3 दूनी 6y हो जाएगा बराबर 13 दूनी 26 हो जाएगा। अब ये समीकरण 3 बन गया, ठीक है। समीकरण 2 में मैंने बोला था कि 3 से गुणा करें। अब आपके मन में प्रश्न ये आ रहा होगा कि इसमें 2 और इसमें 3 से गुणा क्यों किया। तो हम लोग को प्रयास ये करना है कि गुणांक एक समान हो जाए। अगर हम लोग x वाले को एक समान करते हैं तो समीकरण 1 में 7 से गुणा करना पड़ता और समीकरण 2 में 2 से गुणा करना पड़ता, तभी तो दोनों 14 होता और फिर घटाते तो ये x वाला कट जाता। इसी तरीके से देखिए हमने y को बराबर करने का प्रयास किया है तो पहले में 2 से गुणा कर दिया, दूसरे समीकरण में 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 त्रिक 21x और ये हो जाएगा -6y बराबर 20 तिहाई 60 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब देखिए समीकरण 4 में से समीकरण 3 को मैं घटा रहा हूँ, ठीक है। 4 है, इसके नीचे मैं 3 लिख दे रहा हूँ, 4x - 6y बराबर 26। इसको जब आप घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है, आपको ज्ञात होगा। 21 में से 4 जाएगा तो 17x और ये वाला कट जाएगा बराबर यहाँ से जब 60 में से 26 घटाएंगे तो ये बच जाएगा आपका 34, ठीक है। फिर यहाँ से x यहाँ पे भाग हो जाएगा 34 में 17 का तो ये x की वैल्यू 2 प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए इस वाले समीकरण में हम लोग x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, ठीक है, और उसके बाद से ये 13 है और ये -3y, तो -3y को इधर ले जाएंगे तो +3y और 4 में से -13 जब घटेगा तो -9 आ जाएगा, यानी कि 3y बराबर -9। यहाँ से y की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी -3, यानी कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3 आपका सही उत्तर होगा। 13वां प्रश्न पूछा गया था, निम्न सारणी में 40 छात्रों की आयु वर्षों में दी गई है, माध्यिका ज्ञात करिए। दोस्तों माध्यिका का मतलब होता है कि मध्य का अंक किसी श्रृंखला में, उसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटते क्रम में व्यवस्थित करने के बाद से जो अंक बीच का अंक होता है उसे ही हम लोग माध्यिका बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जब आप देखेंगे कि 10 का बारंबारता 4 दिया गया है, 12 का बारंबारता 8 दिया गया है, 14 का 12 दिया गया है, तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्टली इसका हल नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको सारणी बना करके इसका संचयी बारंबारता ज्ञात करना होगा। देखिए प्रश्न में आपका आयु और छात्रों की संख्या जिसे बारंबारता कहते हैं वो दिया गया है।
कॉलम हमने बढ़ाया सिर्फ संचयी बारंबारता का। संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, तो जो बारंबारता वाले में पहले वाली संख्या है उसको वैसे ही उतार लेते हैं, ठीक है। 4 दिया गया, मैंने 4 उतार लिया। उसके बाद से 4 का इस नीचे वाली संख्या में जोड़ देते हैं। 4 और 8 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसको इसके नीचे लिख देंगे। 12 का फिर 12 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 24। फिर इस 24 को इस 6 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 30, और 30 का 10 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 40। अब जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि जब संख्या सम में होती है तो उसकी माध्यिका निकालने का सूत्र ये होता है n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद डिवाइडेड बाई 2। n/2 40/2 यानी 20वां पद। देखिए 20वां पद किस में लाई करेगा, ये 12 के आगे जो 24 वाला है इसमें 20वां पद लाई करेगा। यानी तीसरा वाला टर्म कौन सा है, 1 2 3। यहाँ से देखिए 1 2 3 कौन सा हो जाएगा, 14, ठीक है। फिर देखिए n का मतलब 40 था, 40/2 यानी 20 प्लस 1 यानी 21वां पद। 21वां पद भी 24वें वाले कॉलम में ही आएगा यानी कि 14, ठीक है। डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 28/2 बराबर 14। 14 जो होगी वह इस श्रृंखला की माध्यिका होगी। बात करेंगे 14वें प्रश्न की। 4 cot स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 30 का मान क्या होगा। तो चलिए सबकी वैल्यू रखते हैं। 4 गुणे कॉट 45 का जो मान होता है वह 1 होता है, ठीक है। उसके ऊपर स्क्वायर आपको दिया गया है, मैंने स्क्वायर लगा दिया, माइनस सेक 60, सेक 60 अंश का जो मान होता है वह 2 होता है, इसके ऊपर आपको स्क्वायर दिया गया है, प्लस साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का जो मान होता है वह 1/2 होता है, इसके ऊपर भी आपको स्क्वायर दिया गया है। अब देखिए जब सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकम 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 1/2 का होल स्क्वायर यानी कि 1/4। इस 4 से 4 कट जाएगा और उत्तर आपको 1/4 ज्ञात हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक घनाभ का माप दिया गया है 98 गुणे 42 गुणे 18, ठीक है। इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा ज्ञात करो। अब घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दी गई है, तीनों का मान आप रख करके जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सिंपली आपको गुणा कर देना है, तो इसका उत्तर आएगा 740/88 सेंटीमीटर क्यूब इस घनाभ का आयतन हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि देखिए इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा, यानी कि जो घनाभ का आयतन आया है वही आयतन घन का भी आयतन होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बराबर आयतन की बात हो रही है, यानी कि यही जो है घन का आयतन भी हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि घन का आयतन अगर इतना है तो इसकी भुजा क्या होगी। तो घन के आयतन का सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, भुजा का क्यूब बराबर इसका आयतन होता है, ठीक है। अब देखिए भुजा हमको निकालना है तो आयतन हमको ज्ञात है, तो आयतन का हम लोग घनमूल निकाल देंगे, वहीं आपका घन का भुजा हो जाएगा। यानी कि आयतन हमारा कितना है 740/88, इसका घनमूल आप निकाल देंगे तो ये आएगा 42 सेंटीमीटर, यानी कि घन की भुजा कितनी हो जाएगी 42 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। बात करेंगे अगले प्रश्न की। पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है। वृत्त दिया गया जिसमें ओ इसका केंद्र है और ए ओ बी इसका व्यास है। ए ओ बी इस वृत्त का व्यास हो गया। वृत्त में बिंदु सी और डी इस प्रकार हैं। सी और डी की बात की जा रही है, इस प्रकार दिया गया है कि कोण सी ए बी, यानी कोण सी ए बी ये वाला कोण जो है 30 अंश का हो गया, और कोण ए बी डी, कोण ए बी डी यानी कि ये वाला कोण 40 अंश का हो गया। तो कोण सी ए डी यानी कि देखिए सी ए डी इस पूरे कोण की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, आगे पढ़िए। और कोण सी बी डी यानी सी बी डी इस वाले पूरे कोण का मान आपसे पूछा जा रहा है कितना होगा, ठीक है। चलिए इस प्रश्न में आपको देखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन इस प्रश्न में कुछ ज़्यादा दम नहीं है। आपने एक प्रमेय पढ़ा होगा कि अर्धवृत्त में स्थित कोण 90 अंश का होता है। यहाँ पर देखिए ये वृत्त का व्यास हो गया तो आधा ऊपर ये अर्धवृत्त हो जाएगा, आधा नीचे ये अर्धवृत्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अर्धवृत्त में स्थित कोण जब 90 अंश का होता है तो ये कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 90 अंश का। और इसी प्रकार से ये भी तो अर्धवृत्त है तो ये भी आपका हो जाएगा 90 अंश का। इसी त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पर देखिए कोण ए बी सी में 90 और 30 120 अंश, तो ये कितने अंश का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60 अंश का, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार से इस त्रिभुज में देखिए ये 40 और ये 90 यानी कि 130 अंश, तो ये कोण कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50 अंश का। अब आपसे पहला जो कोण पूछा था सी ए डी यानी कि सी ए डी इसका मान पूछा था, ये 30 हो गया, ये नीचे वाला 50 है, तो टोटल जोड़ देंगे तो यानी 30 और 50 बराबर 80 अंश, यानी कि कोण सी ए डी का मान 80 अंश हो गया, ठीक है। दूसरा पूछा था सी बी डी यानी कि सी बी डी ये वाला मान, ठीक है।
कोण CBD, यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे, 60 और 40 मिलकर के कितना हो जाएगा, तो कोण CBD का मान हो जाएगा 60 40 100 अंश। यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो अंकों की एक संख्या का योग 12 दिया गया है। यदि संख्या में से 36 घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है। संख्या आपसे पूछी जा रही है। यहाँ पर इस टाइप के प्रश्न आपने कक्षा 6, 7, 8 में बहुत पढ़े होंगे, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट मिस किया तो आप इसको आसानी से हल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए बेसिक से समझते हैं कि आखिर इन प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाता है। देखिए, अगर मैं किसी संख्या की बात कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 25 एक संख्या हो गई, ठीक है, तो ये संख्या कैसे बनी, इकाई के स्थान पर 5 है, यानी कि 1 में 5 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, और दहाई के स्थान पे 10 है। दहाई का मतलब होता है उसमें 10 इकाई होती है, यानी कि 10 से गुणा कर देंगे किसमें, 2 से, तो तभी तो ये बनेगा। देखिए 10 दूनी 20 प्लस 1 गुणे 5, यानी कि ये बन जाएगा 25। यानी कि किसी संख्या में इकाई वाले अंक में 1 से गुणा कर दें और दहाई वाले अंक में 10 से गुणा कर दें और उन दोनों को जोड़ दें तो अभिष्ट संख्या 25 हमको प्राप्त हो जाएगी। देखिए प्रश्न में बोला गया दो अंकों की एक संख्या का योग 12 दिया गया है, यानी कोई ना कोई एक संख्या होगी जिसमें 2 अंक दिए गए होंगे, ठीक है। तो चलिए मान लेता हूं कि माना संख्या का इकाई जो है वह x है, ठीक है, संख्या का इकाई मैंने x मान लिया, ठीक है। तो इसी प्रकार से मैं माना संख्या का दहाई जो है वह y हो गया, ठीक है, संख्या का इकाई x हो गया और दहाई y हो गया। जैसे कि इस प्रकार से देखिए, जैसे था आपका इकाई कितना था, 5 था और दहाई कितना था, 2 था। तो संख्या हम लोग कैसे निकालते थे, अभी हमने जो सीखा, संख्या अभिष्ट संख्या जो हो जाएगी, संख्या क्या हो जाएगी, हमने क्या किया था, दहाई वाले में 10 से गुणा कर दिया था, दहाई हमने y माना है, यानी कि 10 गुणे y हो जाएगा, प्लस इकाई वाले में 1 से गुणा कर दिया था, 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, यानी कि x हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारी संख्या क्या हो गई, 10y प्लस x। अरे इसी के हिसाब से तो मैंने किया है। जैसे देखिए दहाई वाले में 2 गुणे 10 करते थे प्लस इकाई वाले में 1 गुणे 5 करते थे, तभी तो वो संख्या है। वही तो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे लगाया। अब आपसे ये भी बोल रहा है कि संख्या के दोनों अंकों का योग जो है वो 12 दिया गया है। पहला अंक x है, दूसरा y है। प्रश्नानुसार आपको दिया गया है x प्लस y बराबर 12, ठीक है। अब देखिए फिर आगे क्या बोल रहा है, इसको मैं समीकरण 1 मान ले रहा हूँ। आगे बोला यदि संख्या में से 36 घटा दिया जाए, संख्या हमारा कितना था, 10y प्लस x था, 10y प्लस x में से अगर मैं 36 घटा रहा हूँ, क्योंकि प्रश्न में बोला 36 घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है। जैसे कि अगर यहाँ पर पहले 25 था तो अब बोल रहा है कि संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है, यानी कि यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि 5 में अब हम लोग 10 से गुणा करेंगे और 2 में 1 से गुणा करेंगे, ठीक है, क्योंकि दहाई वाला 10 से गुणा होता है और इकाई वाला 1 से गुणा होता है। यानी कि जब अंकों का स्थान बदल जाएगा तो उस कंडीशन में हम 10x प्लस y, ठीक है। अब देखिए इस पूरे समीकरण को जब हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो x इधर पक्षांतर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 9y बराबर -36, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब हम लोग हल करेंगे, समीकरण 1 हमारा था x प्लस वाई बराबर 12, इसमें हम लोग को 9 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 9x प्लस 9y बराबर 12 नवा 108, और समीकरण 2 हमारा था 9x माइनस 9y बराबर -36। इन दोनों को मैं जोड़ देता हूँ तो ये हो जाएगा 18x बराबर, जब 108 में से 36 घटाएंगे तो ये बचेगा 72, ठीक है। और यहाँ पर 18 हो गया तो x की वैल्यू 18 चौक 72, x की वैल्यू आपकी 4 मिल गई, ठीक है। इस वाले समीकरण में x बराबर 4 रखेंगे तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 8, ठीक है। यानी कि x बराबर 4 और y बराबर 8। संख्या हमारी थी 10y प्लस x। इस समीकरण में हम लोग x और y की जब वैल्यू रखेंगे तो y की जगह हमारा 8 रखा जाएगा, यानी कि 10 गुणे 8 प्लस x की जगह 4 रख देंगे, यानी कि 10 वाटे 80 प्लस 4 84। अभीष्ट संख्या हमसे पूछा जा रहा था संख्या ज्ञात करो, तो संख्या क्या हो जाएगी, 84 हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अंतिम प्रश्न है, 3 मीटर व्यास और 14 मीटर गहरा कुआं 30 रुपये प्रति घन मीटर की दर से खोदने का कितना रुपया खर्च होगा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कुआं इस प्रकार से होता है, यानी कि बेलनाकार शेप में होता है कुआं, ठीक है। ये कुआं हो गया, इसका व्यास आपको दिया गया है 3 मीटर, ठीक है। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, r बराबर व्यास का आधा हो जाता है, यानी कि 1/5 मीटर हो जाएगा। आगे देखिए इसका जो हाइट दिया गया है, यानी कि कितना ये गहरा है, हाइट आपको 14 मीटर दिया गया है
यानी कि h आपका हो गया 14 मीटर। आगे देखिए, अब जैसा कि मिट्टी हम लोग जो निकालेंगे वो आयतन ही तो शो करेगा, यानी कि जो बेलन का आयतन होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। सबकी वैल्यू रखिए, पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 1/5 का स्क्वायर है, यानी कि 2 बार हम लोग गुणा कर देंगे, और एच की वैल्यू आपको 14 दी गई है। यहाँ 7 दूनी 14, और ये देखिए 22 दूनी 44, और 15 का स्क्वायर होता है 2.25 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दशमलव था। अब इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 99 घन मीटर। ठीक है, ये इस कुएं का आयतन हो जाएगा। अब देखिए, प्रश्न में आपसे बोल रहा है कि 1 घन मीटर खोदने का खर्च 30 रुपया है, और हमारा कुल घन मीटर कितना आया? आयतन 99 घन मीटर आया है। तो इतना घन मीटर खोदने का खर्च 30 रुपये से इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो कुल कितना खर्च होगा वो हमें ज्ञात हो जाएगा। तो सिंपली आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 30 गुणे 99, इसका उत्तर आपको आ जाएगा 2970 रुपये कुल खर्च होंगे इस कुएं को खोदने के लिए। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के अन्य विषय के प्रश्न पत्र और गणित के संपूर्ण पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।